सीटेट दिसंबर 2021 की तैयारी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पिछले वर्ष पूछे गए पेपर फर्स्ट के ईवीएस से कुछ सवालों को देखेंगे। 30 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और आपको इसमें ये समझना है कि आपका अभी तक कौन कौन सा टॉपिक पूरा हो चुका है और कौन कौन सा टॉपिक आपका बचा हुआ है। आप जब गौर से देखोगे सीटेट के सवालों को ईवीएस के चैप्टर में, ईवीएस के सेक्शन में, तो आपको कुछ प्रमुख टॉपिक नज़र आ जाएंगे। जैसे मानचित्र से जुड़े हुए सवाल, आपका एक समय और दूरी से सवाल रहता है, एक सवाल आपका स्थिति बताने वाला रहता है ना। एक्स अक्ष पर आपका घर है, वाई अक्ष पर आपका विद्यालय है या फिर कुछ और है, तो इस तरह के सवाल रहते हैं। साथ ही पेडागोजी से सवाल रहते हैं। उसके अलावा आपका जीव जंतु से सवाल रहता है, पेड़ पौधों से सवाल रहता है, विविध भोजन से सवाल रहते हैं। जैसे पिछले वर्ष एक सवाल पूछा गया था कि टेपियोका, ये जो खाद्य पदार्थ है टेपियोका, ये कहाँ प्रयोग होता है। पिछले वर्ष नहीं बल्कि विगत वर्षों में पूछा गया था। और इसी प्रकार से विविध प्रकार के जो कहीं प्रचलित बोली में किसी चीज़ को क्या कहते हैं। जैसे पिछले वर्ष पूछा गया था कि तोरंग का मतलब क्या होता है, किस राज्य में जंगल को तोरंग कहा जाता है। तो इस प्रकार के विविध सवालों से भी आपको देखना है कि आपको कौन कौन सा टॉपिक आपका अभी तक कंप्लीट हो चुका है और कौन कौन सा छूटा हुआ है। तो बढ़ेंगे और ये जो सेट हमारा है ये सेट आई है और इसका आंसर आप देखते चलेंगे। हम लोग पहुंचते हैं ईवीएस के सेक्शन में। तो ईवीएस के सेक्शन में पहुंचने के लिए पेज नंबर प्रश्न संख्या 61 में आना पड़ेगा। 61 से लेकर के 90 तक का जो सेक्शन होता है वह ईवीएस का सेक्शन होता है। हालांकि ये सवाल ऑफलाइन वाला है, लेकिन अब आप लोगों को ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं देना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। और इसमें मैंने आपको इंटरफेस में बता दिया है कि किस प्रकार से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पूरी जानकारी के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन इंटरफेस में आपके सामने सवाल आएंगे, कौन कौन सा सेक्शन कहाँ पे रहेगा और लैंग्वेज सेक्शन कैसे रहेगा, तो इन सब का सारा डिटेल आपको क्लास में देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन इंटरफेस के साथ मैंने वो क्लास बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है। आप लोगों को मालूम होगा कि अब जो है भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। तो ये बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, चंडीगढ़। इन चारों में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो ये काफ़ी इजी सा सवाल है। आप लोगों को पता होगा कि मणिपुर एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, यानी कि जहाँ पे खादान से कच्चा तेल निकाला जाता है, तो वे कौन कौन से राज्य या स्थान हैं। पहला है बम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल। इसमें देखिए बम्बे हाई में तेल का उत्पादन होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तेल का उत्पादन नहीं होता है, पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होता। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। असम और ओडिशा, तो असम में होता है लेकिन ओडिशा में नहीं होता है। गुजरात और तमिलनाडु, ये सही ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन बिहार और बम्बे हाई में होता है लेकिन बिहार में नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन सही है, गुजरात और तमिलनाडु, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कच्चे तेल का उत्पादन होता है। अगला सवाल है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो ये काफ़ी आसान सा सवाल है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया गया था। अगला है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य कौन से हैं, है ना। द फंक्शन ऑफ रूट्स आर, तो रूट्स यानी कि जड़ के कार्य क्या क्या है। पौधे को सहारा देना, ये सही है, जड़ के ऊपर ही पौधा ऊपर जितना भी बढ़े। पौधे का फाउंडेशन कहाँ होता है, तो जड़ होता है।
दूसरा है ह्यूमस प्रदान करना, तो ये गलत ऑप्शन है। जड़ ह्यूमस प्रदान नहीं करता है, बल्कि ह्यूमस सड़ी गली चीज़ों के द्वारा प्राप्त होता है। जो ऑर्गेनिक खाद हैं जब वो सड़ती हैं तब उससे ह्यूमस बनता है, ना कि जड़ से। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे नहीं होगा। तीसरा है भोजन संचित या भंडारण करना, तो जड़ में भोजन संचित होता है, ये तीसरा ऑप्शन सही है। पानी और खनिजों को अवशोषित करना, तो ये भी सही है। मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करने का कार्य जड़ों का है। ए, सी और डी, चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पे देखिए, ये सवाल जो आपका है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है, आपको ये बताना है। तो ये देखिए, आपका एक विशेष संस्कृति से जुड़ा हुआ सवाल है। तो इसी प्रकार से आपका पोचमपल्ली यहाँ पे पूछा जा रहा है। हो सकता है आपको पश्मीना शॉल के बारे में पूछा जाए, जो जम्मू कश्मीर में उत्पादित होता है। आपको तसर सिल्क का पूछा जाए, जो आपको भागलपुर में उत्पादित होता है। कुछ और भी ऐसे वस्त्र हैं, कांजीवरम, बनारसी साड़ियाँ इत्यादि, कुछ ऐसे जो प्रमुख वस्त्र हैं, इसके बारे में आप लोगों को देख लेना। इसका एक टॉपिक है, उस टॉपिक को आपको देखना है। तो यहाँ पे कौन सा वह राज्य है ये बताना है। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो यह तेलंगाना से संबंधित है, ठीक है। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व आयरन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो यह सवाल जो है भोजन से जुड़ा हुआ है, और भोजन से संबंधित ऐसे ही सवाल पूछे जा सकते हैं। विटामिन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ भी खनिज लवण से संबंधित सवाल है कि लौह तत्व कौन कौन से खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। गुड़, आंवला, टमाटर, पहला ऑप्शन नहीं होगा, टमाटर में नहीं होता है। आंवला, पालक, गुड़, ये सही ऑप्शन है। आंवला में, पालक में और गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यह सवाल जो है जीव जंतु से जुड़ा हुआ है, और जीव जंतु पर हमारा क्लास आया हुआ है। बाकी आप गाइड वगैरह में भी देख सकते हो, जीव जंतु से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उसमें से ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे सवाल पूछा जा चुका है। अब जो अन्य टॉपिक्स बचे हुए हैं उस पर आपको देखना है। यहाँ पे ये देखेंगे कि इस सीरीज में, यानी कि पिछले वर्ष के सीरीज में, जीव जंतु से और भी कोई सवाल नहीं पूछा गया है। सहजीवी संबंध वाला एक सवाल है, हाथियों से संबंधित, मधुमक्खी से संबंधित, स्लॉथ से संबंधित। तो कुछ ऐसे जो महत्वपूर्ण जीव जंतु से संबंधित टॉपिक्स हैं उसका डिस्कशन मैंने अपने क्लास में किया हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हो। उसे देख लेने के बाद फिर आपको जीव जंतु से जितने भी प्रश्न आएंगे वे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा वह समूह है जिसमें सारे पक्षियों के बारे में, उन पक्षियों का समूह होना चाहिए जिनकी दृष्टि जो है हमारे नेत्र से 4 गुनी ज़्यादा होती है। तो बाज, चील और गिद्ध। ये काफ़ी आसान सा सवाल था। अगला सवाल है, नीचे दिए गए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो इस तरह के सवाल जो हैं रिपीटेड सवाल हैं, और ये असम में ऐसा घर बनाया जाता है, लकड़ी के बांस के ऊपर टिकाऊ घर बनाया जाता है। तो इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे सीटेट में बार बार। अगला सवाल आप देखोगे कि मानचित्र से जुड़ा हुआ है। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है, और पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, उसकी दिशाएं क्या हैं। तो भारत का जब हम मैप बनाते हैं तो भारत के मैप में आप देखोगे कि गुजरात पश्चिम क्षेत्र में है, पश्चिमी तरफ है, और यहाँ पे दिल्ली के सापेक्ष देखना है। तो दिल्ली का क्षेत्र यहाँ पे है, ये दिल्ली है, और इधर गुजरात की राजधानी गांधीनगर है,
और पटना यहाँ पे बिहार पटना। तो अब इसकी दिशाएं क्या हैं? तो ये जो दिशा है ये आपका दक्षिण पश्चिम दिशा है और ये जो दिशा है ये दक्षिण पूर्व का दिशा है। तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ये दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। तो ये मानचित्र से जुड़ा हुआ इस प्रकार का सवाल देखने को मिलता है। और तटीय क्षेत्र वाले सवाल भी देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जिसमें तटवर्ती राज्यों के बारे में पूछा जाएगा, या फिर किसी राज्य से जुड़ी हुई सीमाओं के बारे में पूछा जाएगा। एक राज्य दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो इस राज्य की सीमा को नहीं छूती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे इत्यादि। तो यह प्रयोग किसने किया था, कौन से वैज्ञानिक ने किया था? आप लोगों को बायोलॉजी का चैप्टर याद होगा जिसमें बताया गया है कि जॉर्ज ग्रेगर मेंडल ने इसका प्रयोग किया था मटर के ऊपर, और उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि आनुवांशिक गुण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो यह जो प्रश्न है यह ईवीएस के थीम्स के ऊपर आधारित है। ईवीएस के जो थीम्स है, टोटल 6 थीम बनाए गए हैं ईवीएस के। तो इसमें कौन सा वो चैप्टर है, कौन सा वो ऑप्शन है जो थीम पे आधारित है? पदार्थ नहीं, प्राकृतिक संसाधन ये भी नहीं, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सही ऑप्शन है। यह जो है वो थीम है, बाकी के 3 ऑप्शन थीम नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन कौन सा थीम ईवीएस का है, इसके ऊपर भी क्लास आया हुआ है। अगला सवाल है, उपाख्यान अभिलेख जिसे अंग्रेजी में एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स कहते हैं, इसमें क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? ऑप्शंस हैं, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं किया जाता है। दूसरा है निर्णय वाले कथनों को लिखना जिसमें जजमेंट हो, तो ये भी नहीं किया जाता है। ये 2 ऑप्शन जो हैं ये नहीं किए जाते हैं। मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, ये सही है। बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, ये भी सही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या नहीं दर्ज किया जाता है, नहीं दर्ज करना चाहिए। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पे ये 2 ऑप्शन जो है, 2 कथन जो हैं उसे दर्ज नहीं करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, ए और बी। अगला सवाल है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ईवीएस को एकीकृत विषय के रूप में रखा गया है। क्लास 5 तक आपको ईवीएस का चैप्टर, ईवीएस की जो बुक है वो एक ही बुक में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से इसको बनाया गया, पर्यावरण और हम, और इसमें विज्ञान को अलग नहीं किया गया है। विज्ञान क्लास 6 से जाकर के अलग होता है। तो इसी से संबंधित सवाल है कि एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अगला है, अलग अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। अगला है, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो यहाँ पे अलग अध्यापक या विषय विशेषज्ञ अध्यापक से संबंधित सवाल नहीं है। सवाल है कि एकीकृत कक्षा के रूप में ईवीएस के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो ये पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे जिससे कि इसका एकीकृत उपागम जो है वो सक्सेसफुल हो। आगे है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। पुनीत चाहता था परीक्षण करना कि शिक्षार्थी निम्नांकित आरेख बना सकता है या फिर नहीं। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना,
अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, पाचन क्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक जो है वह पाचन तंत्र का चित्र बनाने के लिए बच्चों को कह रहा है, तो उसका यह कहना किस ओर इंगित करता है? तो यहाँ पे वह इंगित करता है कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना, कि शिक्षार्थियों के क्या विचार हैं, क्या उन्हें पूर्व से ही पाचन तंत्र का ज्ञान है या फिर नहीं है। तो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है, यहाँ पे आप देख लोगे कि सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सही जो रहेगा उसी पे आपको टिक कर देना है, ऐसा नहीं करना है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है। तो ये आकलन और मूल्यांकन वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ सवाल है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, ये नहीं है। यही पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे, क्योंकि यह रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। बाकी के 3 जो ऑप्शंस हैं वो रचनात्मक आकलन से जुड़े हुए हैं। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है, सही है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, ये भी सही है, कि छात्र का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कौन से विषय में वे कितने पिछड़े हुए हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी रचनात्मक आकलन के माध्यम से चल जाता है। अगला है, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, ये भी सही है। तो पहला यहाँ पे सही होगा हमारा। अगला सवाल है, स्मिता जो एक शिक्षिका है, अब यहाँ पे शिक्षिका दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप सवाल को जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि यह शिक्षिका है या फिर छात्र है। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को, तो यहाँ पे अपने शिक्षार्थियों को यानी कि वो शिक्षिका है, कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती हैं। वो बताना चाहती हैं कि हमारे समाज में जो लैंगिक विषमता है, जो रूढ़िवादी छवि है, वह सही नहीं है। तो अस्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, और चौथा ऑप्शन है, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं। ये सही ऑप्शन है, क्योंकि यदि वो ऐसा करती हैं तो बच्चों को पता चलेगा कि ऑटो चलाने का काम महिलाएं भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ऑटो केवल पुरुष ही चला सकते हैं। अगला सवाल है, कक्षा 5 के शमयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। अब यहाँ पे शमयन जो है वह छात्र है। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। यही ऑप्शन तो सही है। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें नहीं। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। केवल माता पिता को सलाह देने से नहीं होगा, उसे वैकल्पिक और आसान के लिए कार्य दें, ये भी नहीं है। पहला ऑप्शन सही है कि उसकी कठिनाई का पता लगाएं कि उससे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और फिर उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें हम। अगला सवाल है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती हैं। अगला ऑप्शन है कि यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तीसरा है, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती हैं। और चौथा है, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद कर सकता है। तो ये प्रश्न इन चारों ऑप्शन में से आप देखोगे कि चारों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। अब पहला ऑप्शन भी सही लग रहा है, दूसरा भी सही लग रहा है, तीसरा भी और चौथा भी। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न सीटेट में देखने को मिलते हैं
जिसमें चारों ही ऑप्शन सही दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें से हमें सबसे जो सटीक लगता है, जो सबसे महत्वपूर्ण हो, सर्वाधिक उपयुक्त हो, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और कई बार इसमें दुविधा हो जाती है कि हमारे सोचने का दृष्टिकोण कुछ और है और जिन्होंने परीक्षा को प्रश्न पत्र को सेट किया है उनके सोचने का दृष्टिकोण कुछ और है। तो ऐसे प्रश्नों में गलतियां होती हैं और ऐसे ही प्रश्नों में ज़्यादातर गलतियां होती हैं, छात्रों को कम नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रश्न का नज़रिया क्या है। परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। निषिद्ध मतलब प्रतिबंधित होना चाहिए, उपयोग नहीं होना चाहिए। इस विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया गया। तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? तो इसका उद्देश्य यह हो सकता है कि छात्रों का दृष्टिकोण जाने कि छात्रों का दृष्टिकोण क्या है और उनकी सराहना करने में मदद करें। अब जो छात्र दृष्टिकोण देंगे, अपना अपना ओपिनियन देंगे, उनके बारे में जानकारी हमें मिलेगी और साथ ही हम उनकी सराहना कर सकेंगे। ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ईवीएस में मानचित्रण कौशल लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो ईवीएस में मानचित्रण जो कौशल है वह स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझने में मदद करता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, कोई स्थान कहाँ पे है। जब हम मानचित्र बनाते हैं, जैसे बच्चों को आप कहोगे कि अपने विद्यालय का नक्शा बनाओ, अपने घर का नक्शा बनाओ, तो वह अपने घर का नक्शा कैसे बनाएगा? वह अपने घर के चारों ओर क्या क्या स्थितियां हैं उसे दर्शा करके ही वो अपना नक्शा बनाएगा, है ना। उसके घर के आगे सड़क है, घर के पीछे एक पोखर है, घर के दाहिने तरफ किसी और व्यक्ति का घर है जिसका नाम वो जानता हो या फिर नहीं जानता हो सकता है कुछ भी। तो चारों दिशाओं की जो चौहद्दी है उसके बारे में उसे मालूम होगा, तब वो सही स्थिति दिखाएगा, है ना। तो मानचित्रण जो कौशल है वह स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो यह भी मानचित्र से संबंधित जुड़ा हुआ सवाल है। मानचित्रण कौशल क्या होता है, इससे संबंधित जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला है कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सिखाने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तो ईवीएस की जो एकीकृत प्रकृति है, इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू, सेकेंड ऑप्शन सही है यहाँ पे, रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रेन टू लर्न मीनिंगफुली। सार्थकता पूर्वक बच्चे का सीखना यहाँ पे जरूरी है और यहाँ पे सबसे सटीक ऑप्शन यही है, दूसरा। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? यहाँ पे नहीं है ये दिया हुआ। सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्रण। तो आप देखोगे तो ईवीएस में आकलन के जो संकेतक हैं ये तीन ऑप्शन सही हैं। ये तीनों संकेतक हैं, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, ये सभी आकलन के संकेतक हैं। लेकिन चौथा ऑप्शन जो है अवधारणा मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये ईवीएस में आकलन का संकेतक नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला है, अब यहाँ पर देखेंगे यह जो सवाल है यह ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़ा हुआ सवाल है। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बेरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद बताया गया। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं, यह इतिहास के, यहाँ 4 कथन दिए हुए हैं, ऑप्शन नीचे है। इस प्रश्न को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऑप्शंस आ जाएंगे।
यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, पहला कथन जो है वो सही है। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। दूसरा है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ये गलत है, क्योंकि शिक्षार्थी के अवलोकन अलग होंगे और उनकी रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन सही है कि यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। बच्चों को पता चलता है कि 1000 साल पहले हमारे यहाँ इस प्रकार का टेक्निक मौजूद था। चौथा भी सही है कि यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। अब अल-बिरूनी ने अपने इतिहास में जो लिखा है तो यह एक साक्ष्य एविडेंस है कि उस समय पे यह चीज़ें मौजूद थीं। तो यहाँ पे ए, सी और डी, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जुड़ना चाहती हैं जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? अब यहाँ पे देखेंगे, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में सबसे सटीक जो है वह क्षेत्र भ्रमण से है, फील्ड ट्रिप। यदि हम क्षेत्र भ्रमण कराते हैं तो ये सीखने का सबसे प्रभावी साधन है। ठीक है, TLM वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की हुई है। शिक्षण सहायक सामग्रियों वाले जो चैप्टर है उस चैप्टर में मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है कि क्षेत्र भ्रमण जो है वह बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सटीक साधन है किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए। जब वास्तविक रूप में बच्चे उसे देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा सीखेंगे। अगला सवाल है कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? वह अपने बच्चों को समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर दी है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं। अगला है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ये सही ऑप्शन है। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते नहीं। दूसरा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि इसमें कहता है कि शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। जो भी समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, उसमें समाज के बारे में, हमारे आसपास क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, है ना, समसामयिक घटनाओं का वर्णन रहता है, जिससे वे अपने आप को संसार से जोड़ पाते हैं। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? अनुशासन को बनाए रखने के लिए? नहीं। ध्यान खींचने के लिए? ये भी नहीं है। नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए? ये भी नहीं है। कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए? ये सही है। क्यूरियोसिटी को बढ़ाने में प्रश्न मदद करते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको सुनकर के बच्चे शांत हो जाते हैं और उनके मन में क्यूरियोसिटी उत्पन्न होने लगती है कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्या होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है बच्चों में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? अब ये सवाल पूछा गया, तो ये किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, विशेष राज्य में कुछ ऐसे शब्द प्रचलित होते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। तो यहाँ पे ये जो है कि तोरांग का अर्थ जंगल है, यह किस राज्य में होता है? झारखंड।
अगला है स्थिति से संबंधित प्रश्न है, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, ठीक है, लेकिन आप सीधे नहीं जा सकते क्योंकि व्यस्त राजमार्ग बीच में है। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग आरेख बनाते चलते हैं, डायग्राम बनाते चलते हैं। मान लें कि यहाँ x है और इस बिंदु पे हमारा घर है। अब घर के ठीक दक्षिण हमें चलना है 125 मीटर। 125 मीटर चले आए, ठीक है। फिर कहता है कि फिर ठीक पूर्व में, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किधर दक्षिण है, किधर उत्तर है, किधर पूरब है और किधर पश्चिम है। तो आपको ये अक्ष याद रखना है, ठीक है। और ये याद रखना है कि ऊपर की जो दिशा होती है वो हमेशा उत्तर होती है, नॉर्थ, और नीचे की जो दिशा होती है वह साउथ होती है, और दाहिनी ओर पूर्व है, ईस्ट है, और बाईं ओर वेस्ट है यानी कि पश्चिम है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है दिशाओं के बारे में। तो अब यहाँ पे हम लोग सवाल को हल करेंगे और x बिंदु पे हमारा घर है और इससे 125 मीटर दक्षिण में चलते हैं। फिर यहाँ से पूरब की ओर मुड़ते हैं और 100 मीटर चलते हैं, ठीक। अब 100 मीटर चलने के बाद यहाँ पर फिर से ऊपर यानी कि उत्तर दिशा में 125 मीटर दूरी तय करते हैं। यहाँ पे कहता है कि अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पे हमारा विद्यालय वाई है जो कि आपको देखेंगे कि एक्स के ठीक सामने है, ठीक है। तो अब पूछेगा कि विद्यालय से घर कितना दूर है। कह रहा है कि वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। वाई पर विद्यालय है, इसके सापेक्ष आपका घर एक्स पर कहाँ पे स्थित है। ऑप्शंस देखेंगे, आप यहाँ पे देख लो, स्थिति को देखो। वाई के सापेक्ष पूछ रहा है तो वाई के सापेक्ष जब हम एक्स की ओर चलेंगे तो पश्चिम दिशा आ जाएगा, है ना, पश्चिम दिशा। और 100 मीटर की दूरी है क्योंकि यहाँ पे 125 इधर आयत बन रहा है और यहाँ पे 100 मीटर, तो ऊपर भी 100 मीटर होगा। 100 मीटर ठीक पश्चिम की ओर, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला है, कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 पर नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 पर मड़गांव पहुंच गई। आपको ये इस प्रकार के एक सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस सवाल ऐसे जो जितने भी सवाल होंगे आप उनको देख लें। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। सबसे पहले आपको इसमें एक सूत्र याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। औसत चाल पूछा जा रहा है तो चाल बराबर दूरी बटे समय। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सूत्र क्या होगा। अब यहाँ पे दूरी पूछा जा रहा है, सॉरी, दूरी और समय हमें देखना है। चाल पूछा जा रहा है ना, तो सवाल में दूरी और समय दिया हुआ है। दूरी कितना है तो दूरी 1145 किलोमीटर है। समय कितना है तो समय को निकालना है। और ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा समय लगता है और आपको ऐसे सवालों में थोड़ा सा समय देना है और इत्मीनान से सवाल को बनाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, अन्यथा आप गड़बड़ कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए 4 जून 2020 को जो है रेलगाड़ी खुलती है 22:30 में, तो 22:30 यहाँ पे 4 जून में, और 6 जून 2020 को पहुँचती है 4:30 बजे। तो 4 जून से लेकर के 5 जून 22:30 24 घंटा हो जाएगा, है ना, 24 घंटे इधर हो गए। और इसके बाद 5 जून से लेकर के 6 जून यानी कि 22:30 5 जून से 6 जून सुबह 4:30 बजे कितने घंटे हो गए। तो 22 के बाद 23 24, उसके बाद 1 2 3 4 6 घंटे हो गए, 30 है ही, तो यहाँ पे 6 घंटा और हम ऐड कर देंगे तो 24 और 6 30, यानी कि टोटल टाइम जो है वो 30 घंटे लगा। अब दूरी और
समय दोनों हमें पता हो गया। चाल निकालना है तो चाल बराबर अभी हम लोग सूत्र देखें, दूरी बटे समय। तो दूरी है 1145 किलोमीटर और समय है 30 घंटे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो कट करके 38.16 आता है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है इसका, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि औसत चाल लगभग जब पूछेगा तो हमारा जो सन्निकट मान होगा वो सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा सही है। अगला है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। यहाँ पे देखिए मधुमक्खी से जुड़ा हुआ सवाल दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको पशुओं से संबंधित कुछ और सवाल देखने को मिल सकते हैं अगले स्टेट में, जैसे कि हाथी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा सकता है, सांप के ऊपर भी सवाल है। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे इसके ऊपर क्लास बना दिया गया है और आप लोग उसे देख लेंगे तो उम्मीद है कि सारा ये जो प्रश्न है वो क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये सही है। यहाँ कह रहा है कि सही नहीं है, उस कथन को हमें पहचानना है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ऐसा नहीं है। नर मक्खियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे हमारा यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यह कथन सही नहीं है, नर मक्खियों का ज़्यादा कार्य नहीं होता है। आखिरी सवाल है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से। तो मिर्ची का जो सबसे पहले व्यापारियों ने लाया था वो दक्षिणी अमेरिका से लाया था। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे 300 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। बने रहेंगे हमारे साथ, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।